प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने वीडियो के पहले भाग में पढ़ा था संधि डायोड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अग्रभिन्नत पश्चाभिन्नत अग्रदिशक या पश्चदिशक के रूप में संधि डायोड को। आज हम लोग वीडियो को वहीं से आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसमें पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के रूप में। ये चलते हैं और अध्ययन करते हैं। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। बच्चों, हम देख रहे हैं ये हमारा पीएन संधि है। ये क्या है? सिरा S1 है, ये सिरा S2 है। यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है जिसके सिरे क्या है? P1 है और P2 है। P1 और P2 है। बच्चों, हमने कल पढ़ा था पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है जब ये अग्रदिशक होता है। यानी जब ये अग्रदिशक होता है तभी क्या करता है? धारा को अनुमति प्रदान करता है। लेकिन जब ये पश्चदिशक होता है, पश्चदिशिक होता है या उत्क्रम अभिनित होता है तो ये धारा को अनुमति प्रदान नहीं करता है। इसलिए ये एक श्रेष्ठ, इसलिए हम कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दृष्टिकारी का कार्य कर सकता है जब ये क्या हो? अग्रदिशक हो। अग्रदिशक होने पर इसमें क्या होता है? प्रतिरोध बहुत कम होता है। पश्चदिशक होता है तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? इसमें प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे इसमें कार्य होगा। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। मतलब क्या है कि इधर से यदि हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाएंगे तो इसके आधी ही तरंग, यानी जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो तरंग के रूप में चलता है और संपूर्ण कला में चलता है। कैसे चलता है? ऐसे चलता है, एक बार धनात्मक फिर ऋणात्मक, इन कलाओं में चलता है। तो हमको जो इसका निर्गत वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? इसकी आधी तरंग ही। कैसे? यानी जो इसका धनात्मक एरिया है उसमें तो इसमें तरंग हमको प्राप्त होगी और जो ऋणात्मक एरिया है यानी ये वाला एरिया, इसमें हमको कोई तरंग नहीं प्राप्त होगी। फिर धनात्मक एरिया में हमको तरंग प्राप्त होगी। यानी हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? संपूर्ण तरंग लगाएंगे, लेकिन मिलेगा कितना हमको? आधी तरंग ही मिलेगी। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। यानी खर्चा हम पूरा दे रहे हैं और काम हमारा क्या हो रहा है? आधा ही हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है भैया। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और कैसा ट्रांसफार्मर है? तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है उच्चाई ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राथमिक कुंडली P1 है और P2 है। इन दोनों कुंडलियों को एक द्वितीय कुंडली है जिसमें S1 और S2 सिरे हैं।
इन दोनों को एक साथ रखा गया है। द्वितीयक कुंडली के सिरे S1 को पीएन डायोड से जोड़ा गया है तथा पीएन डायोड को इधर लोड RL से और S2 के सिरे S2 को लोड RL से जोड़ा गया है। जब इसमें हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं या प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज डालते हैं या लगाते हैं, तो क्या होता है, प्रेरण के कारण इसमें धारा उत्पन्न होती है। हमने मान लिया प्राथमिक कुंडली में निवेशी वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली से जो निर्गत वोल्टेज होता है वो हमें लोड RL पर प्राप्त होता है। आइए इसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसकी क्रिया विधि के बारे में। तो क्रिया विधि में क्या होता है भैया, जैसे ही हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज प्राथमिक कुंडली P1 पर लगाते हैं तब हम मानते हैं कि जो हमारी द्वितीय कुंडली का सिरा S1 है ये क्या है, धनात्मक सिरा है और S2 क्या है, ऋणात्मक सिरा है। हम लोगों ने पढ़ा था पीएन संधि में कि अगर पीएन संधि का P सिरा धनात्मक बिंदु से और यन सिरा ऋणात्मक बिंदु से जुड़ा हो तो वह संधि हमारी कैसी हो जाती है, अग्र अभिनत हो जाती है या फॉरवर्ड वाइस में हो जाती है। तो जब ये फॉरवर्ड वाइस में होती है, अग्रदेशिक होती है, तो धारा को अनुमत प्रदान करती है। हमने भी मान लिया है कि S1 क्या है, धारा के अर्धचक्र में यानी पहले अर्धचक्र में यहां से यहां तक जब धारा चलती है तो ये क्या था, धनात्मक था। धनात्मक होने के कारण ये क्या होता है, धारा को अनुमत प्रदान करता है। और धारा कैसे चलती है, तो भैया इस तीर के माध्यम से हम उसको दिखा लेते हैं, ऐसे धारा चलती है, संपूर्ण परिपथ में धारा ऐसे चलती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास धारा अपनी अर्ध तरंग को पूरा करके ऋण क्षेत्र में ऋणात्मक क्रम में पहुंचती है तो उसके लिए क्या हो जाता है, अब की बार S2 धनात्मक हो जाता है और S1 क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और जैसे ही किसी पीएन संधि का P सिरा ऋण सिरे से जुड़ जाता है बैटरी के या धारा के, और यन सिरा धन सिरे से जुड़ जाए धारा के, तो उसको हम लोग कहते हैं कि कैसा हमारा अभिनत है, यानी उत्क्रम अभिनत हो जाता है। कैसा हो जाता है हमारा पीएन डायोड, पश्च दिशक हो जाता है, उत्क्रम अभिनत या पश्च दिशक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पीएन डायोड धारा को अनुमत प्रदान नहीं करता, यानी बहुत क्षीण धारा बहती है और इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसमें धारा को अनुमत प्रदान ही नहीं करता है। जब धारा को अनुमत इस वाले कला में प्रदान नहीं करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास यहां पर संपूर्ण कला हमको नहीं प्राप्त होगी, ठीक। और जब नहीं प्राप्त होती है तो जैसे ही हमारे पास ये क्या होता है, ये कला पूरी होकर के फिर धनात्मक सिरे में प्रवेश करता है, हमारा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, हमारा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज किसका चित्र है आपका, यह है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जो हम लगा रहे थे, और ये हमें क्या है, निर्गत वोल्टेज है जो हमको प्राप्त हो रहा है, ये हमारा निर्गत वोल्टेज है। जैसे ही हमारी धारा जो होती है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज होता है वो धनात्मक सिरे में प्रवेश करता है तो उसी क्षण क्या हो जाता है, S2 ऋणात्मक हो जाता है और S1 क्या होता है, फिर अगले चक्र में धनात्मक हो जाता है। और इस दौरान ये क्या करता है, पीएन डायोड धारा को अनुमत प्रदान करता है, और जब अनुमत प्रदान करता है तो हमको ये दूसरा चक्र मिल जाता है धारा का। इस प्रकार हम देख रहे हैं ये क्रिया लगातार होती रहती है। जो ये क्रिया है, जैसे हम वोल्टेज लगाते हैं कि पहले चक्र में हमको तरंग प्राप्त होती है, दूसरे इसके ऋणात्मक सिरे के तरंग में हमको कोई तरंग निर्गत रूप में नहीं प्राप्त होती है, फिर आगे वाले में प्राप्त होती है, फिर उसके नीचे जब पहुंचेगा यहां पर इधर तो तरंग प्राप्त नहीं होगी। ये क्रिया लगातार चलती रहती है और सतत रूप से चलती रहती है। इससे हम लोगों को इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि जब हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाते हैं तो पीएन संधि के डायोड में, पीएन संधि डायोड में हमको क्या मिलती है, निर्गत तरंग के रूप में या निर्गत वोल्टेज के रूप में आधी तरंग ही प्राप्त होती है। पूरी तरंग लगाने पर भी हमको क्या मिलती है, आधी तरंग प्राप्त होती है। और इसी युक्ति को हम लोग क्या कह देते हैं, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग। यही हमारे पास क्या था, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग है। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आइए पढ़ते हैं पीएन संधि डायोड का अब की बार पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में हमारा यह चित्र है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या होता है भैया,
इसका काम ये है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग पूर्ण प्रत्यावर्ती यानी जो हमारा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है वो अगर पूरी तरंग इसकी हमको निवेश करेंगे, ये कौन सी है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो हमको कैसा निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा, पूर्ण प्राप्त होगा, पूर्ण तरंग प्राप्त होगी, एक दिशीय परंतु पूर्ण तरंग। तरंग कैसी होगी, एक दिशीय होगी, यानी दोनों दिशाओं में नहीं होगी लेकिन एक दिशा में पूर्ण तरंग प्राप्त होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। और ये हमारे पास निर्गत वोल्टेज का ग्राफ है। ये देखते हैं पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए, तो इसमें क्या होता है भैया, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के दोनों चक्रों में, दोनों अर्ध चक्रों में हमको क्या होता है, निर्गत धारा प्राप्त होती है। हमने अभी पीछे देखा था अर्ध तरंग दृष्टकारी में, तो हमको जो धारा प्राप्त हो रही थी वो सिर्फ आधे चक्र में ही हो रही थी, दूसरे आधे चक्र में नहीं हो रही थी। लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टकारी में क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के, जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसके दोनों अर्धचक्रों के दौरान, यानी इस अर्धचक्र और इस अर्धचक्र, दोनों अर्धचक्रों के दौरान हमको पूर्ण धारा प्राप्त होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। इसमें एक डायोड पहले चक्र के लिए, यानी ये जो डायोड D1 है ये पहले चक्र के लिए दृष्टिकारण का कार्य करता है, और दूसरे अर्धचक्र के लिए कौन कार्य करता है, ये डायोड हमारा D2 कार्य कर लेता है, जिसके कारण हम लोगों को दोनों चक्रों में निर्गत धारा प्राप्त होती है पूर्ण तरंग के रूप में। आइए इसकी रचना पहले देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास प्राथमिक कुंडली है जिसमें दो सिरे हैं P1 और P2 हैं, एक द्वितीय कुंडली है जिसमें क्या है, दो सिरे हैं S1 और S2 हैं। ये हमारे पास एक डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है, ठीक है। और इसी प्राथमिक कुंडली P1 और P2 के बीच एक हम लोग ट्रांसफार्मर बना लिए हैं, P1 P2 और S1 S2 को मिला करके। अब P1 और P2 के बीच हम लोग क्या करते हैं, एक निवेशी वोल्टेज लगाते हैं, तथा द्वितीय कुंडली S1 और S2 के D1 और D2 सिरों से जोड़ा गया है, ठीक। इसमें क्या है, ये हमारे पास निर्गत वोल्टेज RL है, निर्गत वोल्टेज क्या है, RL है, जिसके n सिरों को जोड़ने वाले तार S1 और S2 के केंद्रीय अंश निष्कासित टर्मिनल T के बीच जोड़ा गया है, जिसके जो है n सिरों के तार को क्या हुआ है, अंश निष्कासित तार T1 के बीच में जोड़ दिया गया है, ये जोड़ा गया है। अब इसकी कार्य विधि क्या है बच्चों, तो इसकी कार्य विधि में क्या होता है कि जब हम लोग प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जब लगाते हैं प्राथमिक कुंडली P1 में, तो इसके पहले अर्ध चक्र के दौरान हम लोग मानते हैं कि S1 हमारा क्या है, धनात्मक सिरा है, और S1 धनात्मक सिरा है, तो इसका जो हमारा P डायोड है, PN डायोड का P भाग धन से और N डायोड क्या होगा, ऋण सिरे से जुड़ा होगा। और ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, अग्रभिन्नत होता है। उस स्थिति में हमारा जो दूसरा डायोड D2 है, इसका P सिरा क्या होता है, ऋण सिरे से, और N सिरा धन सिरे से जुड़ा होता है। ये पहले अर्धचक्र के दौरान क्या होता है, पश्चभिन्नत होता है। जब हमारे प्राथमिक कुंडली के निवेशी वोल्टेज के कारण प्रत्यावर्ती धारा प्रेरण के कारण इसमें उत्पन्न होती है, तो उसके लिए डायोड D1 क्या होता है, अग्रभिन्नत होता है, और डायोड D2 क्या होता है, पश्चभिन्नत होता है। पहले अर्धचक्र में ये धारा को अनुमत प्रदान करता है। पहले अर्धचक्र के बाद जब धारा को अनुमत प्रदान करेगा तो हमको ये ग्राफ मिल जाएगा पहले चक्र के लिए। जैसे ही पहला अर्धचक्र पूरा होता है, वैसे ही क्या होगा, ये S1 सिरा ऋणात्मक हो जाता है और S2 का ये सिरा धनात्मक हो जाता है। और जब धनात्मक हो जाता है तो डायोड जो D2 है, इसका P सिरा किससे जुड़ जाता है, धन सिरा हो गया, धनात्मक सिरा हो गया, और N सिरा क्या हो गया, ऋणात्मक सिरा हो गया। अब इसी पहले के दूसरे अर्धचक्र के दौरान क्या होगा, जो हमारी धारा होगी वो इधर से ऐसे होते हुए चलेगी, यानी निर्गत वोल्टेज हमको क्या मिल जाएगा, दूसरे अर्धचक्र के दौरान भी मिलेगा, बशर्ते उसमें क्या होगा कि धारा जो प्राप्त होगी वो सिर्फ एक दिशा में प्राप्त होगी, जो इसके स्पंद होंगे धारा के वो एक दिशीय होंगे। और इसी के कारण यानी दूसरे अर्धचक्र के दौरान हमको ये धारा प्राप्त हो जाती है, दूसरी तरंग। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तीसरे वाले में ये धनात्मक हो जाता है, यानी ये अग्रदिशक हो जाएगा D1, और D2 क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशक हो जाएगा, तो हमको ये धारा मिल गई। फिर चौथे चक्र के लिए ये क्या हो जाएगा, पश्चिम अभिनत हो जाएगा, ये अग्र अभिनत हो जाएगा।
और इसके कारण यहां पर आपको धारा मिल जाएगी। इस तरीके से आपको दोनों अर्धचक्रों के दौरान पूरी तरंग प्राप्त होती है, और इसलिए ऐसी युक्ति को हम लोग क्या कह देते हैं, पीएन संधि का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग कहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम निवेशी वोल्टेज जो भी लगा रहे हैं उसके कारण निर्गत धारा हमको पूर्ण रूप से यानी प्राप्त हो रही पूर्ण तरंग के रूप में, बशर्ते सिर्फ एक दिशीय धारा ही प्राप्त हो रही, यानी एक दिशीय स्पंद ही प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या था, एक दिशीय स्पंद प्राप्त हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ही हमको क्या मिल रहा था, अंतरायिक स्पंद मिल रहा था। अंतरायिक स्पंद मतलब हम लोग देख रहे थे बीच में जो दूसरे अर्ध चक्र के दौरान निर्गत धारा प्राप्त हो रही है, ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी में हमको नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हमको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। आइए बच्चों चलते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर, तो ये ट्रांजिस्टर क्या है भैया, तो यह पी और एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसके स्थान पर, ट्रायोड वाल्व के स्थान पर। तो ट्रांजिस्टर में अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिस्टर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, यह पी व एन अर्धचालकों से बनी एक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। तो बच्चों ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर यह पी व एन अर्धचालकों से बनी एक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। तो अब हमारे पास बात ये हो जाती है कि इस कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो भैया ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा हमारे पास हो जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, हमारे पास ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। आइए चलते हैं और पढ़ते हैं पहले प्रकार के ट्रांजिस्टर को, यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर को। पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो चलिए भैया बना लेते हैं हम। ये P है, ये N है, ये P है। इसको हम लोग उत्सर्जक कह देते हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, संग्राहक कहते हैं, इसको हम लोग आधार कह देते हैं। ठीक है भैया। आधार यानी बी, आधार। ठीक, प्लस सिरा ऋण सिरा, इसमें भी हमारे पास एक धन सिरा, एक ऋण सिरा, धन सिरा ऋण सिरा। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं संग्राहक को, उत्सर्जक को यानी इमिटिंग वाले को ई से, और इसको बी से। देखिए भैया इसमें क्या होता है, दो पी टाइप अर्धचालकों के बीच में एक एन टाइप अर्धचालक की महीन तराश जो है वो दबी हुई होती है, बीच में दबी रहती है। इस बीच की तराश को हम लोग आधार कह देते हैं। इसके बाएं तरफ के गुटके को हम लोग उत्सर्जक कहते हैं, और दाएं तरफ के गुटके को हम लोग संग्राहक कहते हैं। ठीक है।
संग्राहक को C से और उत्सर्जक को E से तथा आधार को हम लोग B से प्रदर्शित कर देते हैं। उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष धनात्मक विभव तथा संग्राहक को ऋणात्मक विभव दिया जाता है। इस प्रकार से बाईं ओर की उत्सर्जक जो पीएन होती है, ये हमारी कौन सी हो जाती है, पीएन संधि अग्रभिन्नत हो जाती है। और दाईं ओर की आधार संग्राहक यानी एनपी संधि जो होती है वो पश्च दिशक और उच्च प्रतिरोध वाली होती है। ठीक, हमारी बाईं ओर की पीएन संधि अग्रभिन्नत और कम प्रतिरोध वाली होती है तथा एनपी यानी आधार संग्राहक पश्च दिशक और उच्च प्रतिरोध वाली संधि होती है। तो भैया पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या होता है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का हम लोग प्रतीक देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है भैया, ये हमारा जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। कौन से ट्रांजिस्टर का, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। ठीक है, दूसरा ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाता है, दूसरा ट्रांजिस्टर हो जाता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। वो कैसे होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है, एन, एन और पी। तो बच्चों इसमें क्या है कि हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक पी है, पी तरास है, महीन तरास है जो दो एन गुटकों के बीच में दबी हुई है। अब क्या है, एन को ऋण सिरे से तथा पी को धन सिरे से जोड़ा गया है, यानी बाईं तरफ की जो हमारी संधि है उत्सर्जक आधार संधि वो अग्रदिशक है तथा दाईं ओर की जो संधि है उसमें क्या है, पी सिरे को ऋण सिरे से और एन सिरे को धन सिरे से जोड़ा गया है। यानी आधार के सापेक्ष दाईं ओर की जो संधि है वो कौन सी दिशा में हो जाती है, पश्च दिशक हो जाती है। और इस युक्ति को हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कह देते हैं। कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर कह देते हैं, जिसका प्रतीक आपके सामने यहां पर ये है। ठीक है, आइए चलते हैं और ट्रांजिस्टर की क्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि का चित्र है। हमारे पास ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है और इस पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या, ये उभयनिष्ठ आधार परिपथ जो है दिखाया गया है, जिसमें बाईं ओर उत्सर्जक है, उत्सर्जक आधार और संग्राहक है। ये बाईं ओर उत्सर्जक आधार संधि को और एक ओर उत्सर्जक आधार को दिखाया गया है। हम देख रहे हैं कि बाईं ओर जो हमारा उत्सर्जक आधार परिपथ है वो एक बैटरी VEB से जोड़ा गया है और जो हमारे पास आधार संग्राहक परिपथ है वो एक बैटरी VCB के द्वारा जोड़ा गया है। आधार संग्राहक परिपथ को एक बड़ी बैटरी है जो VCB लगी हुई है, एक बड़े वोल्टेज वाली बैटरी है, इधर क्या है, एक छोटे वोल्टेज वाली बैटरी है। अब चूंकि उत्सर्जक आधार परिपथ जो है वो क्या है, उसमें P जो गुटका है वो धन सिरे से तथा N गुटका ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या है, अग्रभिन्नत है। तथा आधार संग्राहक परिपथ का धन N गुटका किससे, धन सिरे से तथा P गुटका जो है ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, उत्क्रम अभिन्नत या पश्च अभिन्नत है। अग्र अभिन्नत होने के कारण इसके जितने कोटर हैं, कोटर कैसे, इसमें हो ये ऐसे दिखाए गए हैं, यानी एक छिद्र के माध्यम से दिखाए गए हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोटर कह देते हैं। और ये जो हमारे पास है ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो भैया क्या होता है, अग्र दिशक होने के कारण ये जो कोटर हैं पीएन क्षेत्र से, पी से एन क्षेत्र के यानी आधार की ओर चलते हैं। कोटर क्या होते हैं, आधार की ओर चलते हैं और आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है
आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक की ओर चलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं क्या है, उत्सर्जक की ओर चल रहे हैं। चूंकि आधार हमारा बहुत पतला होता है, जो हमारा आधार होता है अग्रघनत्व के लिए या वैसे भी आधार बहुत पतला होता है, तो इसमें से चलने वाले यानी पी क्षेत्र से चलने वाले कोटर लगभग 98%, कितने, अगर यहाँ पर 100 कोटर हैं तो उनमें से 98 कोटर इस आधार रेखा को पार करके संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कितने, 98 कोटर जो है कहां पहुंच जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जबकि 2% जो बचे होते हैं, 98 यहां पहुंच गए थे, 2% बचे हुए थे, और जो 2% बचे होते हैं वो आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं। जैसे ही कोई कोटर इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन बैटरी VeV के ऋण सिरे से निकल करके आधार क्षेत्र में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, आधार में प्रवेश करता है। उसी समय एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में से, एक इलेक्ट्रॉन ये उत्सर्जक में के ई टर्मिनल से, कौन सा टर्मिनल है हमारे पास, ई टर्मिनल है, और ये कौन सा टर्मिनल है, सी टर्मिनल है। ई टर्मिनल द्वारा निकल करके बैटरी VeV के धन सिरे पर पहुंच जाता है, और इससे उत्सर्जक में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहां पे क्या बच जाएगा, खाली जगह बचेगी, और उससे क्या होगा, एक कोटर उत्पन्न हो जाएगा, और इसके कारण उत्सर्जक परिपथ में एक क्षीण धारा बहने लगती है। इसके कारण क्या होता है, आधार उत्सर्जक परिपथ में यानी आधार उत्सर्जक परिपथ में एक क्षीण धारा बहने लगती है। जो कोटर भैया संग्राहक में प्रवेश करेगा, जो कोटर क्या होता है, संग्राहक में प्रवेश करते हैं, यानी जो भी 98% कोटर थे वो यहां प्रवेश किए थे। अब उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारा संग्राहक है ये कैसा है, पश्च दिशक या उत्क्रम अभिनत है। अब जब उत्क्रम अभिनत है तो ये कोटरों के चलने में सहायक होता है। उत्क्रम अभिनत में कौन चलते हैं, कोटरों के चलने में सहायक होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो सिरा होता है, पी सिरा ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है बैटरी के। अब ये क्या है, धनात्मक है, ये ऋण की तरफ बड़े आसानी से आवेशित हो जाएंगे, आकर्षित होकर के ऋण की तरफ चलने लगते हैं, और इससे सी टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं। जितने कोटर हैं ये सिरा कोटरों के चलने के लिए सहायक है, इसलिए यहां से निकलने वाले सभी कोटर यानी संग्राहक को में पहुंचने वाले कोटर कहां पहुंच जाते हैं, सी सिरे पर पहुंचते हैं। और जैसे ही कोई कोटर इस सिरे पर पहुंचता है, कौन से सिरे पर, सी सिरे पर पहुंचता है, वैसे ही बैटरी VCB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आता है और आकर के इस कोटर को, जो भी यहां चलने का प्रयास करेगा, उसको उदासीन कर देता है। और जैसे उदासीन करेगा उसी क्षण क्या होगा, उत्सर्जक में से एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा। यहां पर क्या होगा, एक सहसंयोजक बंध टूटेगा, और जब सहसंयोजक बंध टूटता है तो आपको पता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होते हैं। तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में से टर्मिनल ई के द्वारा, यानी उत्सर्जक में से इसमें से निकल करके टर्मिनल ई के द्वारा बैटरी VeV के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है, और तथा कोटर क्या होता है, आधार की ओर चलने लगेगा। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पहुंच जाएगा तो कोटर क्या होगा, आधार की ओर चलने लगेगा। इस प्रकार से संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में भी वैद्युत धारा बहती है। आपने देखा, इस प्रकार से हमने ये जाना कि ट्रांजिस्टर के भीतर भी धारा का प्रवाह कोटरों के उत्सर्जक से संग्राहक की ओर चलने के कारण, कोटरों के संग्राहक से उत्सर्जक की ओर चलने के कारण होता है। जबकि बाह्य परिपथ में, यानी जो बाहरी परिपथ है हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण होता है। अंदर में जो धारा बहती है वो किसके चलने के कारण, कोटरों के चलने के कारण बहती है, और बाह्य परिपथ में जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण बहती है। ये क्या है, हमारी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि है। अब टर्मिनल बी से चलने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार धारा कह देते हैं। टर्मिनल सी से चलने वाली धारा को संग्राहक धारा कह देते हैं, और टर्मिनल ई से चलने वाली धारा को हम लोग उत्सर्जक धारा कहते हैं। और ये दोनों धाराएं मिलकर के, संग्राहक धारा और आधार धाराएं मिलकर के क्या होती हैं, टर्मिनल ई में प्रवेश कर देती हैं। कहां पर, उत्सर्जक टर्मिनल में प्रवेश करती हैं, जिसे उत्सर्जक धारा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब ये दोनों धाराएं मिलकर के किस में प्रवेश करेंगी, उत्सर्जक परिपथ में प्रवेश करेंगी, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा, हम कहेंगे कि धारा IE किसके बराबर है, IB प्लस IC के बराबर है। और यही हमारा क्या है, PNP ट्रांजिस्टर की क्रिया है।
अच्छा भैया, ये आधार है हमारा, ये पतला होने के कारण क्या होता है, संयुक्त पतला होने के कारण कोटर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। इसमें संयुक्त होने वाले जो कोटर और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। और पतला होने के कारण ही ज्यादा से ज्यादा कोटर क्या होते हैं, संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आधार को पतला रखा जाता है। आपसे प्रश्न पूछता है कि आप ये बताइए कि ट्रांजिस्टर में आधार को पतला क्यों रखा जाता है या आधार को महीन तरास का क्यों रखा जाता है, तो हम लोग यह बता सकते हैं कि इसको महीन तरास का या पतला इसलिए रखा जाता है कि जिससे ज्यादा मात्रा में कोटर इस आधार को पार करके संग्राहक क्षेत्र में पहुंच सकें, और जैसे ही वो पहुंचेंगे तो इसके आंतरिक परिपथ में एक क्षीण धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से ये हो गई पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। आइए चलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पर। देखिए भैया, ये हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें हम लोगों को क्या दिखाया गया है, उभयनिष्ठ आधार परिपथ दिखाया गया है, जिसमें दोनों तरफ एन क्षेत्र है और बीच में क्या है, पी क्षेत्र है। और इस एन क्षेत्र में आप लोग पहले से जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। बाईं ओर उत्सर्जक आधार परिपथ है और दाईं ओर आधार संग्राहक परिपथ है। उत्सर्जक आधार परिपथ को बैटरी VEB से तथा आधार संग्राहक परिपथ को बैटरी VCB से जोड़ा गया है। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसका एन क्षेत्र क्या है, बैटरी के ऋण ध्रुव से, तथा पी क्षेत्र बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र अग्रभिन्नत है। और इसमें क्या है, बैटरी के धन ध्रुव से एन क्षेत्र तथा बैटरी के ऋण ध्रुव से पी क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जिससे ये क्या है, पश्चाभिन्नत है या उत्क्रम अभिन्नत है यह क्षेत्र। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। अग्रदिशक होने के कारण, यानी इस क्षेत्र के अग्रदिशक होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आधार की ओर चलते हैं, जबकि आधार से कुछ कोटर जो हैं वो क्या चलते हैं, उत्सर्जक की ओर चलते हैं। चूंकि आधार बहुत पतला है हमारा, ये आधार क्या है, बहुत पतला है, और इससे अतः इसमें प्रवेश करने वाले ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार करके कहां पहुंच जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बचते हैं और कुछ ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पी क्षेत्र में कोटरों से संयोग करते हैं। और जब ये लोग संयोग करेंगे, जैसे ये संयोग करेंगे वैसे ही बैटरी VEB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उत्सर्जक क्षेत्र में पहुंच जाता है। ठीक उसी समय जैसे इधर से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा, उसी समय क्या होगा, आधार क्षेत्र पर एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, और जैसे ही आधार क्षेत्र से एक सहसंयोजक बंध टूटेगा उसी समय इसमें से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बैटरी VEB के धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा। किधर से, इधर से होते हुए धन सिरे में क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। और जो कोटर तथा इलेक्ट्रॉन के संयोग के कारण, यानी कोटर के संयोग के कारण लुप्त हुआ कोटर रहता है, उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है। इस प्रकार से आधार और उत्सर्जक क्षेत्र में एक क्षीण धारा बहने लगती है, यानी एक धारा बहने लगती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से निकलने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि पश्च दिशक है, और पश्च दिशक जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए सहायक होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके कहां पर पहुंच जाते हैं, हमारे बिंदु सी पर, यानी सी क्षेत्र पर पहुंच जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र पर। सी टर्मिनल पर पहुंचते हैं, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन सी टर्मिनल को छोड़कर, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन सी टर्मिनल को छोड़ करके बैटरी VCB के धन सिरे में प्रवेश करता है, यहां से बैटरी VCB के धन सिरे में प्रवेश करेगा, वैसे ही बैटरी VEB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहां पहुंचेगा, उत्सर्जक क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से क्या होगा, संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में एक धारा बहने लगेगी। इससे क्या होगा, जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके धन सिरे में प्रवेश करेगा, वैसे ही बैटरी VEB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके उत्सर्जक सिरे में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से बाह्य परिपथ में क्या होगी, एक धारा बहने लगेगी। अभी आपने क्या देखा कि भैया इधर जो है, इधर भी धारा किसके कारण बह रही थी, इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही थी, और इसमें भी धारा क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी बह रही है। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के भीतर जो है वो क्या होते हैं, बाह्य परिपथ तथा आंतरिक परिपथ दोनों में आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं।
और पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमने पढ़ा था बाह्य परिपथ में धारा इलेक्ट्रॉन के कारण और आंतरिक परिपथ में धारा कोटर के कारण बह रही थी। आधार के टर्मिनल बी में प्रवेश करने वाली क्षीण धारा को हम लोग आधार धारा, संग्राहक क्षेत्र पर प्रवेश करने वाली धारा को संग्राहक धारा, यानी टर्मिनल सी पर प्रवेश करने वाली धारा को संग्राहक धारा, टर्मिनल सी पर प्रवेश करने वाली धारा को संग्राहक धारा, टर्मिनल ई से यानी टर्मिनल ई से चलने वाली धारा को उत्सर्जक धारा कहते हैं। तो भैया चित्र से क्या दिख रहा है, अब की बार आई ई बराबर भी वही क्या, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। अच्छा, अब आपने दोनों ट्रांजिस्टरों को पढ़ लिया है, पीएनपी को और एनपीएन को। तो इन दोनों में से तुलना करने पर आपको पता क्या चलता है, तो जब हम लोग इन दोनों की तुलना करते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है और पीएनपी ट्रांजिस्टर है, दोनों की कार्य प्रणाली एक जैसी है। कार्य प्रणाली मतलब कार्य करने के तौर तरीके एक जैसे हैं, और बस अंतर क्या है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आंतरिक परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो कोटरों के कारण, और बाह्य परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण, तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में बाह्य परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, तथा आंतरिक परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है यानी बाह्य और आंतरिक दोनों परिपथों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोटर की अपेक्षा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह जो ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा थोड़ा अधिक गतिशील होता है। क्या होता है, थोड़ा अधिक गतिशील होता है। अतः उच्च आवृत्ति के परिपथों यानी जहां पर हमको बहुत ज्यादा फास्ट से तेजी से काम करना होता है, ऐसी जगहों पर हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग करते हैं। यानी जैसे हमारे पास कंप्यूटर या मोबाइलों में जो भी जहां पर सिग्नल भेजना होता है, सिग्नल के प्रति अनुक्रिया बहुत अधिक होनी होती है, वहां पर किसका, एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जुड़े रहें जेमिनी क्लासेस के साथ। यदि आपको और अन्य किसी टॉपिक पर कोई और क्लास चाहिए तो आप उसको हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस प्रकार से हमारा यह वीडियो यानी हमारा जो यह पाठ था संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर आज यहीं पर पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए पाठ के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।